भाई मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ। एक बार फिर से लिखना नहीं है कुछ भी, पर डायग्राम मैं बोलता हूँ, डायग्राम हमेशा बनाया करो मेरे साथ साथ। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम की प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि डायग्राम हम घर पे बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डायग्राम। क्वेश्चन में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, 3 या 4 या 6 का क्वेश्चन है, आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है जी, बहुत इजी है। यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक थ्योरी। अगर हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देखें तो वैसे तो ये सिर्फ 4 नंबर की यूनिट है, पर अभी जिनके यूनिट 1 और यूनिट 2 ही आ रही है, तो ये यूनिट ज्यादा मार्क की वेटेज होगी। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक थ्योरी में सबसे पहले मैंने बताया इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। तो इकोनॉमिक्स अगर हम डेफिनेशन देखें तो रॉबिन्स की डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं। तो इट इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज। तुझे दिख रहा है? तेरे आगे लंबा बंदा बैठ गया। विच कैन ऑल्टरनेट, हाँ जी, विच कैन बी पुट टू ऑल्टरनेट यूजेस। इधर आ जाया, खुले खुले होकर बैठो ना आराम से, खाली क्लास। तो इसलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। की रिसोर्सेज लिमिटेड है, therefore we have to make choice। फिर हमने इसमें बात की इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी क्या है? इट इज अ सिस्टम और अ फ्रेमवर्क वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस लिए हम करते हैं? टू अर्न इनकम। तो ऐसी डेफिनेशन भी लिखी होती है किताबों में कि एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड लाइवलीहुड टू इट्स पीपल। क्योंकि लाइवलीहुड क्या है? हम इनकम अर्न करेंगे तो अपनी जिंदगी चलाएंगे। फिर हमने इसमें बात की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे पूरी कंट्री है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी, एंड बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी वी हैव टू मेक चॉइस। क्योंकि इसका रीजन अगर हम लिखें, ह्यूमन वांट्स आर unlimited, resources to satisfy these wants are limited, and these resources can be put to alternate uses। फिर इस चैप्टर का सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ऑल सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती हैं? दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। तो इसे हम प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो देर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस बाय ऑल इकोनॉमीज, या ओनली इंडियन इकोनॉमी? ऑल इकोनॉमीज। तो ऑल इकोनॉमीज फेसेस सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और कौन कौन सी है? 3। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आज ज्यादा तुमने ही बताना है, मैं तो अपनी सारी नॉलेज बता चुका हूं तुम्हें। तो what to produce is a problem of making choice between what type of goods an economy should produce। तो इकोनॉमी को वॉर गुड्स भी चाहिए, पीस गुड्स भी चाहिए, या कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए, कैपिटल गुड्स भी चाहिए। तो इट हैज टू मेक चॉइस। और एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो किसी का इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड विल कॉज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें? तो इसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। किस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन करनी है रियांश? लेबर इंटेंसिव भी हो सकता है या कैपिटल इंटेंसिव। अक्षज, क्या डिफरेंस है दोनों में? लेबर इंटेंसिव मींस यूज ऑफ मोर लेबर, और कैपिटल इंटेंसिव यूज ऑफ मोर मशीनरी। तो इंडिया जैसी इकोनॉमी में द प्रेफरेबल इज लेबर, बिकॉज इट क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फॉर whom टू प्रोड्यूस इज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करें। और व्हेन वी टॉक अबाउट किसके लिए, तो वी हैव टू मेक चॉइस बिटवीन रिच एंड पुअर, एज रिच डिमांड लग्जरीज एंड पुअर डिमांड नेसेसिटीज। तो इस तरह से हम सेंटर प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई करते हैं अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आवाज आ रही है ना अश्मीत हमारा? इसके बाद
फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में या टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। तो पूरा वर्ल्ड तीन तरह की इकोनॉमीज में डिवाइड होता है। कैपिटलिस्ट, जिसमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। सोशलिस्ट, जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। एंड इंडिया हैज अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर वी हैव अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज बाय प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। फिर हमने इसमें एक डिफरेंस भी पढ़ा। एक इकोनॉमिक्स होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गगन, माइक्रो मीन्स छोटा, मतलब यहां इंडिविजुअल। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, अयान की इनकम, मेरी इनकम इज माइक्रो। बट कंट्री का जीडीपी, नेशनल इनकम, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में द मेन टूल्स आर इंडिविजुअल डिमांड एंड individual supply, and in macro we have aggregate demand and aggregate supply. Micro सब कुछ प्राइस से रिलेट करती है, तो we have price theory and this is theory of income and employment. क्लियर है भाई? कोई शक सवाल? और इसी में एक और हमने डिफरेंस पढ़ा, मौली आपको बताना है। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है और एक नॉर्मेटिव। क्या डिफरेंस है बेटा? Yes, based on facts is positive, based on assumptions, observations. ठीक है, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशंस पे जो बेस है कि मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से हिया बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये मैं एज्यूम करता हूं, एज्यूम, तो इट इज नॉर्मेटिव। पर हिया के मार्क्स थोड़े से कम आए हैं, ये फैक्ट है। थोड़े से कम आए हैं, थोड़े से, ज्यादा कम नहीं बोला बेटा मैंने, थोड़े तो आए हैं ना। तो थोड़े से कम आए हैं या यश के बड़े अच्छे मार्क्स आए थे, ये फैक्ट है, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, रियांश के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर ये थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ा ले, ये असम्पशन है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा लेगा तो इसके मार्क्स आ जाएंगे। तो और जो आएंगे, रिजल्ट आ गया तो पॉजिटिव आ सकते हैं, आने चाहिए थे, आ जाएंगे। सर मेरा दो क्वेश्चन छूट गए, आ भी जाते हैं, दो क्वेश्चन छूट गए, चाहे आते ना हो, सर मेरे दो क्वेश्चन छूट गए थे ना, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए, वो आते भी नहीं थे, वो सब नॉर्मेटिव। आ जाओ जी। तो दिस इज बेसिक व्हाट आर सेंटर प्रॉब्लम्स। ये अगर लिखना है, लिखना तो छोड़ो, एक फोटो खींच लो, एक ग्रुप में भी डाल देना, देख यार। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, छोड़ना, फिर क्या करना है। खींच लो अंशिका, चलो आज आपकी फोटो की टेस्टिंग होगी, खींचो भाई, बढ़िया 4K में खींचना। सब भेजी हुई है मैंने, अभी भेजी नहीं मैंने एक रिकॉर्डिंग, ये टैबुलेशन वाली जो तूने किसने मांगी थी मेरे से। चल अभी मेरे पास है वो, ये घर में दिखाता है, मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, पता नहीं क्या देखता रहता है, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ जी, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें श्योर शॉट आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, वो क्या है? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। तो हाँ जी लविश, तो कर्व का मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज। और हमने आज की क्लास स्टार्ट की किससे? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी है तो चूज करना है। और मेन हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ा? इकोनॉमी नीड टू मेक चॉइस बिटवीन वॉर गुड्स एंड पीस गुड्स। तो बेटा एक की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, इधर घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो एक बढ़ा एक घटा, एक घटा एक बढ़ा, तो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल। तो उन सारे कॉम्बिनेशन को, ध्यान से सुनना क्वेश्चन आन्या, उन सारे कॉम्बिनेशन को जब हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पीपी शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शेड्यूल। और उसी का जब हम डायग्राम बना लेंगे तो क्या बोल देंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। क्लियर? तो पीपीसी शोज द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which an economy can produce with given resources and technology. तो जब भी हम पीपीसी बनाएंगे दिव्यांश, तो मेन असम्पशन क्या है बेटा? कि सारी रिसोर्सेज किस में यूज होंगी? प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, एंड वी एज्यूम रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। इसीलिए एक की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूसरा घटेगा, एंड ऑल
resources are not equally efficient for production of all goods. तो इसको मैंने आपको बताया हुआ है कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ। तो जैसे जैसे हम एक से दूसरे पे स्विच होएंगे, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो जैसे जैसे एक की प्रोडक्शन बढ़ी दूसरे की प्रोडक्शन हमने कम कर दी। तो अंशिका क्या रिलेशन बेटा? और जहां इनवर्स रिलेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो पीपीसी हमेशा कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और साथ में हम क्या लिखेंगे? इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। प्रांजल, व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन? क्या रीजन लिखेंगे? एमओसी। मैंने बताया ना बेटा, देखो रिलेशनशिप से हमें पता चलता है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और स्लोप से हमें पता चलता है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। और स्लोप के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में? मार्जिनल, एम। ठीक है, तो यहां पे कौन सा एम? एमओसी। तो लॉस ऑफ वाई अपॉन में गेन ऑफ एक्स, दैट इज चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, इट मेजर स्लोप ऑफ पीपीसी। यहां पे हम इंक्रीजिंग बना रहे हैं, बट इसमें आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग एमओसी है तो व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी? कॉनकेव। अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, और अगर डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। पर इन सब में कॉमन क्या है? दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है बेटा? एक छोटा सा क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी लिखो न्यूमेरिकल। ये इसी डब्बे में दे रहा हूं। एक्स 0 1 2 3 4 5, वाई 100 90 75 55 30 शून्य। कैलकुलेट एमओसी एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ पीपीसी। प्लीज बोलना मत, करके दिखा देना कॉपी मेरे को। कैलकुलेट एमओसी एंड कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी। तो भाई एमओसी लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स, इसमें तो भाई बहुत इजी, जैसे यार ने बोला एक्स का गेन तो 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 1 नहीं होगा तो आपको उस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें कितना आया बेटा? पहले चेंज 10, फिर 15 20 25 30। तो एमओसी इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। गगन हो गया था? चलो जी, ये तो हुआ पीपीसी क्या है। अब हमने पीपीसी बनाते हुए असम्पशन क्या लिखी? देयर इज फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट डज पॉइंट ऑन द पीपीसी इंडिकेट? फुलर यूटिलाइजेशन, इनसाइड, अंडर। अच्छा रियांश तेरे से, पॉइंट इनसाइड द पीपीसी इंडिकेट इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? बोथ ए एंड बी। सर अंडर यूटिलाइजेशन को ही इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन बोलते हैं। हाँ जी सर, ठीक है, दोनों एक ही हैं। फुलर, मैंने अभी बोला बेटा, फुलर एंड एफिशिएंट एक, अंडर यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट एक, और इधर औकात से बाहर अनअटेनेबल। ठीक है, इसे इनएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, इट इज अनअटेनेबल। इनएफिशिएंट वर्ब है कि जब तुम्हारी एफिशिएंसी है पर आप उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो दिस इज इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो, हाँ जी शौर्या जी आपका स्वागत करते हैं, इफ देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, जैसे अब आप क्लास में इनफ्लो हो गए तो, हाँ जी, तो पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड। और इफ देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, पीपीसी शिफ्ट तब भी राइटवर्ड, मैंने जान के बोला है। ठीक है, इफ देयर इज इनफ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन सब केसेस में रिसोर्सेज बढ़ रही हैं तो पीपीसी शिफ्ट राइट। इफ देयर इज नेचुरल कैलेमिटीज, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो फॉरेन कैपिटल, वॉर अगर हो जाती है तो पीपीसी शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, हाँ जी श्रेय, इंडिकेट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, तो राइटवर्ड क्या करेगा? एडवांसमेंट या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पीपीसी। अगर आपके स्कूल में, वैसे तो मुझसे पता है तुम पूछोगे नहीं, याद ही नहीं होता कुछ, कोई भी अलग सा खतरनाक सा
इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ कोई दिखा? क्योंकि जब पेपर हो जाता है ना, सर ये तो मुझे समझ ही नहीं आया था, भाई तुमने पूछा भी तो नहीं मुझसे। अगर यूटी में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो पूछ लो कि वो फर्स्ट टर्म में ना आए, और फिर वही होगा हालत, क्योंकि क्वेश्चन। इसलिए मैं ना बाकी स्कूल के एग्जाम, जो जो अब एग्जाम होता जाएगा, प्लीज सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपना क्वेश्चन पेपर ग्रुप में शेयर कर दिया करो, क्योंकि दिस विल क्रिएट क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स। किस लेवल का, किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो मेरे पास भी पिछले साल के जो भी स्कूल्स के पेपर्स पढ़ेंगे मैं शेयर कर दूंगा। तो अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चैप्टर तो बार बार हमने कितनी बार पढ़ लिया, अब हमें मेन देखना है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस चैप्टर। जैसे ये यही कहता है कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, कि मेरे को समझ नहीं आता, मैं लिखूं क्या? लिखूं कब? क्योंकि जब हम क्वेश्चन समझेंगे तो लिखना है ना। हमें ये डेफिनेशन तो 4 बार है, डेफिनेशन ही तो है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या, कैसे कैसे अलग अलग स्कूल की टीचर क्वेश्चन बनाएंगे, हमें ये देखना है। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1। अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 पे। बस 2 ही हैं। हाँ, आज 2 ही यूनिट कराने हैं। और दिव्यांश का स्कूल थोड़ी है तेरा कि जो सारी माइक्रो आ रही है। यूनिट 2। अब यूनिट 2 में हम दो उसमें डिवाइड करते हैं यूनिट 2 को। तो पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच and unit using IC approach. So there are two approaches to study consumer behavior. और when we study consumer behavior, तो हम क्या कहते हैं? Consumer's objective is to maximize satisfaction subject to budget. तो सबसे पहले मार्शल आए अपनी अप्रोच लेके, और मार्शल जी ने कहा यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, कि कोई भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी बड़ी सारी वांट सेटिस्फाई होती है, किसी से ज्यादा होती है, किसी से कम। दैट डिफाइंस यूटिलिटी। सिंपल भाषा में बोलते हैं, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम अ गुड। एंड यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस एज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टीयू इज सम ऑफ एमयू, एमयू इज, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एमयू 25 1 2 -3 -4। कैलकुलेट टीयू। प्लीज बोलना मत, करके रख लेना, बहुत इजी है। हाँ जी, 48 66 आमिया किया है, 78 83 84 84 82 79 75। सही जवाब, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं, वेरी गुड। इसके बाद ये तो हुआ टीयू एमयू क्या है। इस पे या तो ये न्यूमेरिकल छोटा सा, या क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप का। और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हमने जहां जहां टोटल मार्जिनल पढ़ा है सब में रिलेशन है। पर तो मार्जिनल मतलब चेंज। तो अगर हम कहते हैं चेंज पॉजिटिव है तो टीयू विल राइज या फॉल? टीयू विल राइज। अगर चेंज शून्य है, टीयू इज कांस्टेंट और मैक्सिमम। और व्हेन एमयू फॉर नेगेटिव तो टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। तो डायग्राम बना लो मेरे साथ प्लीज। मैंने बोला डायग्राम सारे बनाया करो। दिस इज टीयू, दिस इज एमयू। तो एज लॉन्ग एज, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एज लॉन्ग एज टीयू इज, चलो क्वेश्चन बोल पूछ ही लेता हूं किसी का। एज लॉन्ग एज टीयू इज पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज टीयू इज पॉजिटिव, एमयू इज पॉजिटिव, सच या झूठ? मैंने तेरे से पूछा, फिर भी गलत बताया तूने। बेटा टीयू हमेशा ही पॉजिटिव होता है सर, एमयू नेगेटिव नहीं है। फिर सच। As long as TU is positive, MU is always positive. Answer false. क्योंकि TU पॉजिटिव है, पर हमने ये नहीं बोला कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि as long as, अगर मैं यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दूं, as long as TU is positive and rising, तो MU is positive. But when TU is positive and falling, MU becomes negative. ये ध्यान से क्वेश्चन। अयान जी
इसलिए स्टेटमेंट सुना करो। चॉकलेट कैंसिल। क्यों प्लस माइनस माइनस? अभी तो ये मेरे को देके जाएगा, इतने माइनस हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, क्लियर। अब इसके बाद हमने पहला लॉ इसमें पढ़ा, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ जी आन्या मित्तल जी, आपको बताना है व्हाट डज लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल मतलब चेंज, और यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो ये लॉ कहता है एज द कंजम्पशन ऑफ अ गिवन गुड राइजेस इन सक्सेशन। तो दो मेन अजम्पशन है लॉ ऑफ डीएमयू की, कि सेम गुड होना चाहिए और कंजम्पशन शुड बी सक्सेसिव, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए। तो एज द कंजम्पशन ऑफ अ गुड राइजेस इन सक्सेशन, द मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, सुन लो। इसमें बच्चे लिखाते हैं द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट कीप ऑन डिक्रीजिंग। गलत, क्योंकि यूटिलिटी तो पॉजिटिव। सर जी टाइम रो भाई, और ये कान में डाल के बैठेगा भी क्लास में भी, सब ऊपर से। थोड़ा सा लेट हुआ है ना। अगर सुन लो, अगर एज अ टीचर हम ना 2:05 पे भी लेट हो जाते हैं ना, 5 मिनट, सारे इंडिविजुअली हमें फोन करने लग जाते हो, सर आप आ रहे हो, सर कहाँ है अभी भी, सर प्लीज शेयर द लिंक, सर कहाँ रह गए, क्या रह गए। और तुम अपनी मर्जी से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आओ भाई, कोई बात नहीं, राजा बाबू हो ना तुम। अगर आपने क्या करेंगे आप बैठ के, सही बात है, बट अगर समझ आएगी तो आप सबको पढ़ा सकते हो। बिल्कुल सही बात है। एज द कंजम्पशन राइजेज इन सक्सेशन, तो यहां पे क्या लिखना है, एमयू कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो लव कंजम्पशन बढ़ रही है, एमयू घट रहा है, तो क्या रिलेशन, इनवर्स। तो एमयू एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एमयू कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो एमयू हमेशा कैसा बनाना है हमें, डाउनवर्ड। रीजन लॉ ऑफ डीएमयू। बनाते रहो भाई एक एक लाइन, एमयू कर्व इज डाउनवर्ड। छोटे छोटे कर्व बनाता रहे यार, मेरे को पता है तुमने बनाया हुआ है, क्यों नहीं बना। तो एमयू कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हिया क्लियर बेटा। सिर्फ एक लाइन जल्दी बना लो छोटा सा। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, क्वेश्चन कराऊंगा अभी। जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही होगी एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच। पर इसमें वो साथ में कुछ और ऐड करेंगे, क्योंकि यहां दो पॉसिबिलिटी है, सिंगल कमोडिटी या टू कमोडिटी मेंशन होगा। तो केस वन, सिंगल कमोडिटी की कंज्यूमर सारा पैसा एक ही गुड पे खर्च कर रहा है, ठीक है। फिर ये मैं क्वेश्चन हमेशा दिव्यांश से पूछता हूं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ राइटिंग आंसर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर कंडीशन अजम्पशंस की जरूरत नहीं होती, और फिर एक्सप्लेनेशन कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या करेगा, कैसे ही विल इंक्रीज और डिक्रीज, और तब तक बढ़ाता घटाता रहेगा टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव। तो सुनना आप ध्यान से। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस दो लिखनी है। पहली, एमयू मस्ट बी इक्वल टू प्राइस। तो हम 99% यही यूज करेंगे, यही। बट कई स्कूल की भावुक टीचर्स अलग अलग किताबें उठा के कंडीशन निकाल लेती है, तो मैं दोबारा भी लिख रहा हूं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू एम। तो अगर क्वेश्चन में एम यू एम मेंशन है तो आप ये लगाओगे, नहीं तो इसको कोई यूज नहीं करना। सर जिसमें भी मैंने इससे सब करा रहा हूं। और दूसरी कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट है, लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन। अच्छा पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, अरे रिकॉर्डिंग होगी सब दूंगा मैं। अब देखो, हाँ जी बेटा देखो, अरे लिख तो लिखा हुआ है बेटा, ये मैं इतना तो ऐसे तो 4 घंटे में नहीं खत्म होएगा। इसके बाद
एक्सप्लेनेशन, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो व्हेन वी एक्सप्लेन, तो या तो बेटा एमयू प्राइस से ज्यादा हो सकता है या एमयू प्राइस से कम। ठीक है गर्वित, एमयू डिफाइंस आवर विलिंगनेस टू पे। तो अगर एमयू प्राइस से ज्यादा है तो तेरी विलिंगनेस टू पे ज्यादा है, तो इट विल इंड्यूस यू टू बाय मोर या लेस। तो इसमें क्वांटिटी बढ़ेगी, इस केस में क्वांटिटी घटेगी। बट लॉ ऑफ डीएमयू कहता है जैसे ही क्वांटिटी बढ़ेगी तो एमयू स्टार्ट्स फॉलिंग, और इस केस में एमयू राइज टिल इक्विलिब्रियम। लिखो एक क्वेश्चन, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की जगह दे कैन यूज रूपी ऑल्सो, एक ही बात है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब एमयूएम इज 4, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4। अब मैं ये टेबल बना रहा हूं, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7, टीयू दिया हुआ है, ध्यान से दिमाग लगा के करना, क्वेश्चन आसान नहीं है, पहले से बता रहा हूं। टीयू 100, 180, 240, 280, 300, 300, 280। प्राइस दिया हुआ है आपको 10 10 10 10 10 10। हाँ 300 दो बार है। प्राइस 10 10 10, और प्लीज बोलना मत, जिसका आंसर आ जाएगा करो। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंजम्पशन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंजम्पशन। 100, 80, 60, 40, 20, शून्य -20। आमिया आया था। अब एमयू अपॉन प्राइस, तो पहले 10, 8, 6, 4 और -2। तो एट इक्विलिब्रियम एमयू अपॉन पी इज इक्वल टू एमयू एम, और एमयू एम दिया हुआ है हमें 4, और एमयू बाई पी तो कितना है 4/4, और 4 बराबर ना। तो दैट इज, ये तो डायरेक्टली सब 4 4 4 आ गया, जरूरी नहीं है कि सब 4 4 4 ही हो। तो इक्विलिब्रियम इज 4 यूनिट्स। हाँ बस एक कॉलम बनाना है, बाकी सबने सही किया है। एक और, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमयूएम। 10 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमयूएम व्हेन पीएक्स इज ₹8 per unit and MUX is 160 utils. PX is ₹8 per unit and MUX is, बोलना मत बेटा, मुझे पता है आपने कर लिया होगा, MUX is 160 units. पहले ये सारी वैल्यूज अलग अलग लिखा करो, क्वेश्चन में क्या क्या लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी करो बेटा। तो हाँ, तो आप रिएक्शन बताना, ये विल बी रिएक्शन, तो सर क्या रिएक्शन आप बताना बेटा, इनमें से कौन सा केस बन रहा है, और फिर वो लिख एक्स बढ़ेगा वाई घटेगा ये घटेगा, ऐसे और क्या होगा ऐसे ना समझ आ रही है, ये करते हैं। हाँ फिर ये तो बेटा पढ़ाई ये है, कभी मार्क्स इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी मत पानी का नहीं।
राइट वाला केस बना, लेफ्ट वाला बना, सर कौन सा बना? इसमें से राइट वाला केस बना, लेफ्ट वाला? हाँ हाँ, मतलब इसमें इसलिए लिखवाने की आदत, लिखने की आदत है। दिलवाए पड़ेगा देखो। पहले वैल्यूज लिखेगा, फिर नहीं नहीं कंडीशन लिख पहले। तो वैल्यूज लिख दी हमने, फिर हम लिखेंगे कंडीशन। फिर बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन वी हैव सीन दैट ही इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। फिर वो कर अरे देखो y बढ़ेगा, x कम होगा। mu x राइट और mu y भी तो बेटा दोनों है ना, दो गुण है तो x और y दोनों दोनों। हाँ जी आमिया, है इक्विलिब्रियम। तो ये वाला केस बन रहा है भाई, सब लोग देखो, ये वाला केस बन रहा है। गगन बेटा पहले इसमें वैल्यू पुट की तूने, कितना आया? 3। तो 3 और 6 बराबर नहीं होते, तो राइट साइड ज्यादा है, तो ये वाला केस बनेगा। तो हम देखो इसमें प्रॉपर आंसर ऐसे है, आपने वैल्यू पुट की, फिर हम कहेंगे कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एज mu x अपॉन px इज लेस देन mu y अपॉन py। ये भी लिखना है दिव्यांश आंसर में कि एज ये हो रहा है। तो दिस विल इंड्यूस कंज्यूमर टू इंक्रीज y एंड डिक्रीज x। फिर ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू ये बढ़ेगा तो MUY घटेगा, MUX बढ़ेगा टिल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज ऑल अबाउट यूटिलिटी अप्रोच। अब आ जाते हैं हम आईसी अप्रोच पे। इनडिफरेंस मतलब सेम। तो ऐसा कर्व जहां पे हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? सेम। तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व। तो इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which give same level of satisfaction to the consumer। और अन्य हंसराज स्कूल बड़े सारे आईसी इकट्ठे बना देंगे तो बेटा क्या बोलते हैं इसे? आईसी मैप। तो ग्रुप ऑफ आईसी, फैमिली ऑफ आईसी इज नोन एज आईसी मैप। अब इन डिफरेंस कर्व की लविश तो मेन अजम्पशन, कंज्यूमर इज रैशनल मत बोलना, दो मेन अजम्पशन क्या फॉलो करेंगे हम? पूछूंगा मैं, प्रांजल। Yes, his preferences are monotonic in nature. So monotonic preference means more is better. The bundle with more goods will always be preferred to the bundle with less goods. और दूसरा utility is ordinal. Ordinal means consumer can rank his preferences. मार्शल ने क्या एज्यूम किया था? यूटिलिटी इज कार्डिनल, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स। पर रियलिटी में हम सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी पीयू। तो इस कर्व को देख के क्या दिमाग में आया? डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो आईसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन causes decrease in the consumption of other, क्योंकि हमें level of satisfaction क्या रखनी है? same level of satisfaction। ठीक रियांश? तो कॉन्केव या कॉन्वेक्स? इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और मैंने अभी बताया था कॉन्केव कॉन्वेक्स किस पे डिपेंड करता है, कौन से वर्ड पे? मार्जिनल। पर यहां पे मार्जिनल का नाम बदल के क्या आ जाएगा? MRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि as the consumption of one good rises, a rational consumer, क्योंकि अभी मैंने प्रांजल से पूछा सेटिस्फेक्शन क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो वो लेस एंड लेस ऑफ अदर गुड सेक्रीफाइस करना चाहेगा। तीसरा हम कहते हैं हायर द आईसी, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हिया ये 1 2 3 में एक रैशनल कंज्यूमर आईसी 1 पे कंज्यूम करना चाहेगा, 2 पे या 3 पे? 3 पे, बिकॉज हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और इसको मैं ऐसे भी बोलता हूं
आईसी टुवर्ड्स राइट साइड इंडिकेट हायर सेटिस्फैक्शन या लोअर सेटिस्फैक्शन, हायर सेटिस्फैक्शन, और आईसी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इंडिकेट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और एक और, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि दो आईसी पे सेम सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती। पर मेन अगर क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो, तो पहली तीन ही मेन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स एंड हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पर ये हमारी प्रेफरेंसेस बताता है, पर जेब में पैसे कौन बताता है? बजट लाइन, औकात लाइन ऑफ द कंज्यूमर। इस पे अब न्यूमेरिकल करेंगे। बजट लाइन में चार फॉर्मूले लिख रहे हो तुम, सारे फॉर्मूले साथ साथ, सर फॉर्मूले लिखवा देना। हाँ, तो बजट लाइन बनाने के लिए, हाँ जी, याद है ना, क्या निकालेंगे? मैक्सिमम एक्स, क्या फॉर्मूला? एम अपॉन पी एक्स, मैक्सिमम वाई। और अगर इक्वेशन लिखनी आ गई तो m इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। और अगर स्लोप लिखना आ गया तो स्लोप इज माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। तो अगर मैं कहूं शौर्या, तेरे से पूछता हूं स्लोप ऑफ बजट लाइन को और एक और नाम, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, नॉट मार्जिनल, एम आर ई। देखो बेटा, एम आर एस नाम है इसका, एक्सचेंज। एमआरएस मेजर्स द स्लोप ऑफ आईसी और एमआरई मेजर्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर मैं कहूं मौली, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज सिंपली द प्राइस रेशियो, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, प्राइस रेशियो ये बेटा पी एक्स अपॉन पी वाई। चलो एक न्यूमेरिकल लिखो। तो हमें बजट लाइन बनानी है श्रेय, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी या अपवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि अगर हम एक पे खर्चा बढ़ाएंगे तो दूसरे पे कम कर देंगे। तो ये पॉइंट हमेशा क्या इंडिकेट करेगा? मैक्सिमम एक्स, एंड दिस पॉइंट इंडिकेट मैक्सिमम वाई। तो हमें जी ठीक करना है क्वेश्चन, दो पॉइंट निकालो, ज्वाइन करो, बजट लाइन बन गई। बट अगर कंज्यूमर किसी का, इफ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग इनसाइड हिज बजट लाइन, इट मींस ही इज ओवर स्पेंडिंग, he is spending all his income, he is saving, या all of the above, he is saving। और on the budget line सारा खर्च कर रहा है, और this is unattainable, औकात से बाहर। चलो क्वेश्चन लिखो। मनी इनकम दी हुई है तुम्हें ₹40,000, पीएक्स है ₹400 पर यूनिट, और पीवाई है ₹1,000 पर यूनिट। मनी इनकम 40,000, पीएक्स 400, पीवाई 1,000। तो क्वेश्चन सुन लो क्या क्या निकालना है। इक्वेशन लिखनी है पहले, फिर ड्रॉ बजट लाइन, और तीसरा कैलकुलेट स्लोप। करिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और ये क्वेश्चन लिखो, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज -4, the slope of budget line is -4। नेक्स्ट लाइन में, कंज्यूमर spend all his income on good while, consumer spend all his income on good while to buy 800 units when its price is ₹60 per unit, when its price is ₹60 per unit। Clear? Draw his budget line, draw his budget line। तो इस क्वेश्चन में आप सीधा सीधा सब कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे तो नहीं होगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये जो मैं कहता हूं ना रौनक जी, अब आपको क्या बताऊं, मतलब इंग्लिश में पढ़ाऊं, हिंदी में पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं बता दो, कि सिर्फ कॉपी करना है? कॉपी भी नहीं करता तू। पहली लाइन गिवन थी 4 है, 0.4
ठीक है, चलो अब मैं आगे अभी क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है -px/py। तो -4, ये -px नहीं py, तो बेटा हमें गिवन था ना कितना, 60 रुपए गिवन था आगे नहीं, तो 64 था, तो px कितना आ गया 240। एक चीज हमें ये चाहिए होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर ने अपना सारा पैसा वाई पे खर्च कर दिया और कितना ले रहा है वो 800, और मैक्सिमम वाई का फॉर्मूला क्या होता है m/py। ये 800 है, m पता नहीं, py कितना था 60, 68 था 48,000, अपने आप निकलती जाएंगी चीजें। अब बजट लाइन के लिए एक मैक्सिमम y चाहिए और एक मैक्सिमम x, तो m/px, तो 48/240, 200। तो ये 200 है, और ये 200, 400, 600, 800 है बजट लाइन। क्या हुआ, स्कूटी की चाबी स्कूटी में रह गई, जाओ देखाओ भाई। नहीं नहीं, किसी को क्या पता, ऐसे बहुत लोग छोड़ देते चाबी, देखाओ बेटा जाओ, जा एक बार शेर चले जा इसके साथ ही। पॉकेट में तो इसको कितना करोगे। अब इसमें लास्ट है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी अप्रोच। ठीक है बेटा, अब हमने बजट लाइन पढ़ ली, ये हमारी जेब में है पैसे। ये अभी मैंने हिया से पूछा था कौन से आईसी पे कंज्यूम करना चाहेगी, इस डायग्राम के हिसाब से IC3, पर कैन शी अफोर्ड IC3, बजट के बाहर है। तो बजट में पॉइंट आते हैं, जैसे मैं T लिखता हूं, ये R लिखता हूं, और ये E। तो गर्वित कौन सा बेस्ट पॉइंट है, मिल गई। तो कौन सा पॉइंट गर्वित बेस्ट है, TE या R? E पॉइंट, क्योंकि T and R लाइज ऑन द लोअर IC एंड E लाइज ऑन हायर IC। तो इस पे पहली कंडीशन MRS इक्वल टू PX/PY, और इसमें DMU की जगह क्या आ गया था MRS, डिमिनिशिंग MRS। इसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन, अगर राइट साइड ज्यादा है तो वो X बढ़ाएगा Y घटाएगा, ये सब मैंने लिखवाया हुआ है, और इस साइड X घटेगा Y बढ़ेगा, और कब तक बढ़ता घटता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। तो इसमें भी न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आपको MRS, PX और PY की वैल्यूज दे देंगे, और आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, अगर तो ये बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, नहीं तो लेफ्ट साइड ज्यादा या तो राइट साइड। दिस इज ऑल अबाउट आईसी अप्रोच। अब मैं डिमांड नहीं करा रहा, मैं इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, क्योंकि डिमांड हमने 10 बार कर लिया है। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद है सबको, ED इज परसेंटेज चेंज, दो क्वेश्चन करो और जाओ, इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करके क्या लिखते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। और ये हमारा परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड है। अगर कुछ मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो इसी से करना है, नहीं तो मैंने आपको दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड भी सिखाया है, और ये मेथड आपको तभी करना है जब क्वेश्चन में लिखा होगा। सुनना आप ध्यान से, अभी मैं दोनों से करा रहा हूं, दो क्वेश्चन करेंगे हम। इस मेथड में वही सेम शेड्यूल बनाना है, बट सबसे पहले क्या निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तीन केसेस हो सकते हैं, या तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर ED लेस देन 1, या प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन, तो ED ग्रेटर देन 1। ED ग्रेटर देन 1 को क्या बोलते हैं इलास्टिक, और ED लेस देन 1 को इनइलास्टिक, और अगर नो रिलेशन, प्राइस बढ़े घटे टोटल एक्सपेंडिचर सेम, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, सुनना ध्यान से, हमें क्वेश्चन जो भी दिया होगा
आप उसका सिंपल प्राइस और क्वांटिटी का शेड्यूल बनाओगे। इस मेथड से करना है तो चेंज निकालना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। लिखो कंज्यूमर बाय, दो क्वेश्चन करने हैं, ये दो बना दिए मैंने जगह। और ये ना अभी पिछले हफ्ते भी मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाई है, उससे पिछले हफ्ते भी इलास्टिसिटी पढ़ाई है, तो अपने दिमाग पे थोड़ी इलास्टिक टाइट करके क्वेश्चन करना कर लेना। अ कंज्यूमर बाय 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज रुपीज 25 पर यूनिट। कंज्यूमर बाय 4000 यूनिट्स when the price is rupees 25 per unit. His quantity demanded rises to 5000 units. His quantity demanded rises to 5000 units when the price falls by 20%. When the price falls by 20%. Calculate ED using दोनों मेथड। मतलब दो क्वेश्चन करेंगे हम इसी में, नहीं ये दो क्वेश्चन भी हैं। कैलकुलेट ईडी यूजिंग दोनों मेथड। सर आप करो क्वेश्चन, सर मेरे को नहीं पता, ये टॉपिक करो और क्वेश्चन करो। वहां पे ना सारे चैप्टर्स के मिक्स आएंगे, वहां पता ही नहीं चलेगा कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। कंज्यूमर बाय कितने यूनिट्स, 4000 क्वांटिटी होती है ये। आधे बच्चे रौनक जी क्वांटिटी, और प्राइस कितना 25, ठीक है। प्राइस कितने परसेंट बढ़ गया कि घटा, फॉल 25 का 20%, 5 रुपए, तो 20 और क्वांटिटी कितनी हो गई 5000। बताओ क्या मुश्किल क्वेश्चन था इसमें, सिर्फ पहले तो यही बनाना नहीं आता 90%। आमिया किया था ये, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 1000, तो अब बता रहे हो तो बेटा मैं मतलब पर्सनली पढ़ाऊं ना तुम्हें। चेंज इन प्राइस बाय 20% था, हाँ तो बाय है 20%, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 5 इंटू ओरिजिनल प्राइस 25, ओरिजिनल क्वांटिटी 4000। अब सॉल्व भी करना मैं ही सिखा देता हूं भाई, ये 3 जीरो ऐसे कटती होती हैं। 5 5 था, ये भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ 90% बच्चे ये भी नहीं कर पाते, वो जो इधर उछल उछल के कॉपी में देख रहा था। 5 माइनस 1.25। अगर यही दूसरे मेथड से करना है, शेड्यूल बना लिया, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आन्या बोलो बेटा मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस 1,00,000, दिस इंटू दिस 1,00,000, तो हम क्या लिखेंगे एज प्राइस फॉल बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम या कांस्टेंट, तो देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 1। ये वाला केस बेटा आंसर दोनों मेथड से अलग अलग आएंगे, क्रॉस टैली मत करना। इसमें सिर्फ हमारा आंसर सिर्फ स्टेटमेंट्स में है, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इसमें एग्जैक्ट आंसर आता है। इसीलिए मैंने बोला है इफ नथिंग इज मेंशन, इस मेथड से करना है। एक और क्वेश्चन, अब भाई पी और क्यू तो पता है ना क्या होता है, क्या मुश्किल था सर, मैं ना अभी आते ही मैंने पूछा हाँ पढ़ा है सर, मैं रिवाइज कर रहा हूं, नहीं हुआ था ना पीयू, हो गया था। लिखो अ कंज्यूमर बाय 200 यूनिट्स, अंशिका आपका हुआ था 200 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज रुपीज 40 पर यूनिट। कंज्यूमर बाय 200 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज रुपीज 40 पर यूनिट। हिज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 40%, शौर्य ढंग से क्वेश्चन नोट करियो, फॉल्स बाय 40% व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹60 पर यूनिट। कैलकुलेट ईडी बाय दोनों मेथड।
दोनों करने हैं और ये मैंने बिल्कुल प्रेजेंटेशन दिखाई है, ऐसे ही करना बाय दोनों मेथड। रिकॉर्डिंग तो बंद हो गई।